हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो क्रैश कोर्स सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है डिस्कशन का, वो रहने वाला है काइनेमेटिक्स। ये +1 का वो टॉपिक है जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था +1 में। काफ़ी बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, कईयों को डिफिकल्ट लगता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो वो अच्छी तरह से इसमें कवर अप हो जाए। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। तो एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जब भी हम कोई भी टॉपिक बेटा कवर अप कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो भी ड्यूरेशन का वो लेक्चर बना हुआ है उस ड्यूरेशन को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक। यानी अगर 1 घंटे का लेक्चर है तो आप उसको हाफ एन आवर का एक पार्ट मान लो और हाफ एन आवर का दूसरा पार्ट मान लो। या आप हर लेक्चर के अगर 2 नहीं करना चाहते तो 3 पार्ट्स भी कर सकते हो, हाफ एन आवर और हाफ एन आवर, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप हर आधे घंटे बाद एक पॉज लीजिए और लेक्चर को दोबारा से रिव्यू कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। लेट अस स्टार्ट। काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर अप करेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन को कवर अप करेंगे, हाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को करेंगे और साथ में ग्राफ्स और काइनेमेटिक्स के जो इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। तो जो सबसे पहला हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहता है वो आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके। देखिए बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक सबसे पहला पॉइंट जो आपने डिस्टेंस को लेके पढ़ा था, आप एक पार्क में घूमने गए, आपने उस पार्क में घूमते घूमते यहाँ से लेके कई जगह पे ये डिस्टेंस कवर किया। जो टोटल पाथ लेंथ है ना, जो टोटल पाथ की लेंथ है, जो ये कर्व पाथ की लेंथ है, इसको मैं डिस्टेंस कहता हूँ, ठीक। और अगर मैं बच्चों इसमें सीधा ए से बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डायरेक्टली एक एरो लगा दूं तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एक बात तो तय हो गई कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा ही कम रहती है किससे, डिस्टेंस से। आप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल सर्कुलर मोशन का ले सकते हो कि एक सर्कल है, उसके अंदर बॉडी ने ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने की कोशिश की। तो बेटा इस केस में जब बॉडी ए से बी पोजीशन तक जाएगी ना, तो जैसे उसने कर्व पाथ ये वाला कवर किया है, तो जब आप इसको कर्व पाथ को देखोगे तो ये पाथ 1/4 ऑफ 2πr डिस्टेंस है, जिसको मैं इजीली लिख सकता हूँ कि ये πr/2 है। तो ये क्या है, इसका डिस्टेंस है। पर अगर आप कहो कि सर इस केस में हमें ए से बी तक डायरेक्टली एरो लगा के एक ज्वाइन करना है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर आप देखो आर और आर के हिसाब से, इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है वो √r² + r², कितना आ गया बेटा, ये √2r आ गया। तो बहुत आसान था कि हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके एक जो पॉइंट है वो हमारे को क्लियर हो जाता है। आगे मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि डिस्टेंस अगर एक बार बॉडी ने चलना शुरू कर दिया तो वो कभी कम नहीं हो सकता। जैसे सपोज करो इस पोजीशन से बॉडी ने पोजीशन बढ़नी शुरू हुई तो डिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो गया। इवन इफ बॉडी वापस भी आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट ज़रूर चेंज होगी, पर ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊँ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊँ, तो उसके ये जो ग्राफ है ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ध्यान रखें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कुछ भी हो सकती है। जैसे बॉडी घूम फिर के दोबारा उसी जगह पे आ जाए तो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट है। बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से राइट की तरफ चली जाए तो मैं कहूँगा कि जिस डायरेक्शन में शुरुआत हुई फाइनली भी उसी डायरेक्शन में पहुँची। पर अगर घूम फिर के वापस इस जगह पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट को आप नेगेटिव कहोगे। जबकि जो डिस्टेंस की बात हम करते हैं तो डिस्टेंस हमेशा ही क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है या ज़ीरो रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके सबसे पहले जो +1 में आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे वो यही वाले थे। मैं मानता हूँ कि ये बहुत बेसिक है, बट हम कोई भी बेसिक से बेसिक चीज़ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। क्रैश कोर्स में हमारा पर्पज़ ही ये है कि जो सबसे बारीक चीज़ है वो भी बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। नो मैटर आपके 1 से 2 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, पर आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। तो आपने स्पीड अप करके नहीं सुनना लेक्चर को, आपने ध्यान से एक एक बात को सुनते हुए चलना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा स्पीड की। स्पीड क्या है, रेट एट विच पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंज। आप कहोगे इसका क्या मतलब है,
जितनी फास्ट बॉडी मूव करती है, जैसे मैं कहूँ कि एक बॉडी बहुत ही फास्ट मूव कर रही है, हर सेकंड में कितना फास्ट मूव करती है, उसकी पोजीशन लगातार बदलती जा रही है। x0 से शुरू किया उसने, फिर वो x1 तक पहुँची, फिर वो x2 तक पहुँची, फिर वो x3 तक पहुँची, t1 t2 t3 आपने टाइम इंटरवल्स लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। तो आप कोई भी डिस्टेंस इंटरवल को डेल्टा x लिख देते हैं और टाइम इंटरवल को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा t। तो जो स्पीड है, जो कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा डेल्टा x बाई डेल्टा t होती है, पता है आप सबको, जिसको हम बाद में फाइनली dx बाई dt भी लिख सकते हैं। तो ये इस बात का मेजर है कि कितनी फास्ट एक बॉडी मूव कर सकती है। जबकि वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी में आपको दोनों चीज़ें गिवन हैं, वो स्पीड भी हमें चाहिए और साथ के साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, तभी हम बॉडी को वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान रखो कि वेलोसिटी है जो वो पॉजिटिव हो सकती है बच्चों, नेगेटिव हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, जबकि स्पीड है जो ये हमेशा ही पॉजिटिव होगी या ज़ीरो होगी, ठीक है। तो आप से जैसे मैं एक जिक्र करूं कि भैया मुझे एक बात बताओ, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं है, तो आप इसे एक जिक्र किया मैंने कि एक क्या स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ दूँ तो आप कहोगे कि सर ये वाला जो ग्राफ है ना, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल भैया, ये बताएंगे आप लोग। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब सपोज करो आपने क्या किया, आपने एक बॉडी को अपने हाथ में पकड़ा और ऊपर को फेंक दिया, ठीक। आपने हाथ में बॉडी को पकड़ा और ऊपर को फेंक दिया, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप स्पीड टाइम का अगर ग्राफ बनाते हो, बॉडी थ्रोन अप, तो आप क्या करोगे कि अगर यहाँ पे स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हो तो उस केस में आप जानते हो कि लगातार स्पीड पहले कम होती जाएगी, फिर एक स्टेज पे आके ज़ीरो हो जाएगी और फिर उसके बाद दोबारा से बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, पर अगर यही ग्राफ आप वेलोसिटी और टाइम का बनाने वाले हो तो वीटी ग्राफ ऐसे बनेगा, पहले स्पीड वेलोसिटी ज़ीरो हो गई और उसके बाद फिर से बढ़ने लग गई नेगेटिव डायरेक्शन में। तो वीटी ग्राफ जो बॉडी का जो थ्रो किया है आपने ऊपर को, टॉप तक बॉडी पहुंचती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से वापस नीचे गिरती है। तो पहले जब आपने ऊपर को फेंका तो इनिशियली स्पीड दे के फेंका, फिर धीरे 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 करके बॉडी टॉप तक पहुंची, टॉप तक पहुंचते ही उसकी स्पीड ज़ीरो हो गई, देखिए, फिर वो वापस नीचे को गिरना शुरू हुई, तो डायरेक्शन बदल गई, तो इसलिए स्पीड नेगेटिव होती। एक बात और ध्यान रखें, किसी भी ग्राफ में अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट एक्सिस को कट करता है तो वहाँ का मतलब है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हुई है, कोई भी केस हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जब भी मोशन की बात करते हैं तो मोशन को हम दो कैटेगरीज में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दोनों चीज़ें आएंगी। यूनिफॉर्म मोशन वो है जिसमें हम मानते हैं कि जो स्पीड है वो क्या है, फिक्स्ड है, और साथ में डायरेक्शन है जो वो भी फिक्स्ड है। तो आप कहोगे इन दोनों का मतलब तो ये हो गया कि v वेक्टर है जो वो कांस्टेंट है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एग्जांपल में जैसे मैं कहूँ कि चलो भाई ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा कि ये आपके पास एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर मेरा एक दोस्त है जो मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए उस दोस्त की बात कर लेते हैं। ये वो दोस्त है हमारा जो मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको मैं ए पॉइंट के ऊपर देखता हूँ तब भी इसकी स्पीड फिक्स्ड है, जब मैं इसको बी पॉइंट के ऊपर देखता हूँ तब भी इसकी स्पीड फिक्स्ड है, जब मैं इसको सी पॉइंट के ऊपर देखता हूँ तब भी इसकी स्पीड फिक्स्ड है। तो बहुत शानदार कहानी कि इसकी जो स्पीड है भैया वो तो हमेशा फिक्स्ड ही है, नो मैटर। इसकी जो डायरेक्शन है वो भी फिक्स्ड है। तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों फिक्स्ड होगी, तो ये कौन सी कैटेगरी में आया, ये यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में अगर मैं एक्सटी ग्राफ आपको बना दूं यहाँ पे कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना दूं, तो आप देखोगे कि लगातार टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन बढ़ती जा रही है। और अगर मैं इसका वीटी ग्राफ बना दूं, वेलोसिटी टाइम, तो आप देखोगे कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया। वीटी ग्राफ एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो बहुत अच्छे। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक खासियत ये है कि जो स्पीड है वो बढ़ सकती है या कम हो सकती है,
और डायरेक्शन है जो ये भी चेंज हो सकती है। तो तीनों में से अगर कुछ भी एक हो गया, यानी कि अगर सीधे चलते चलते डायरेक्शन नहीं बदल रही भाई, पर स्पीड बढ़ रही है या स्पीड कम हो रही है, अगर ऐसा है तब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर सीधे चलते चलते स्पीड कम हो गई, ब्रेक्स लगा दी, आपने एक्सेलरेट कर दिया, जैसा कि हम बोलते हैं कि स्पीड बदल गई, बढ़ गई, तब भी मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है, उसे नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं कि एक सर्कुलर मोशन है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट केस रहेगा कि सर्कुलर मोशन में बॉडी की जो स्पीड है, आप देखिए वो लगातार, मैं कहता हूँ कि बदल नहीं रही, सेम है। हर जगह पे आपने कहा कि ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो इस केस में एक पॉइंट ये है कि जो डायरेक्शन है वो चेंज होने की वजह से मोशन कैसा है, मोशन इज एक्सेलरेटेड। मोशन एक्सेलरेटेड इसलिए है क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन है वो लगातार बदल रही है। मोशन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ही एक्सेलरेटेड है। तो जितने भी एक्सेलरेटेड वाले केसेस होंगे वो कौन से होंगे भैया, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। इन केसेस में जो वीडी ग्राफ है उसमें आपको चेंज नजर आएगा। वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है। कोई भी इनमें से ABCD आपको ग्राफ नज़र आ रहा है। इसमें स्पीड कम हो रही है, इसमें स्पीड बढ़ रही है, इसमें भी बढ़ रही है, पर लगातार नहीं बढ़ रही, यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रही, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो ये सारे के सारे कौन से हैं, ये सारे के सारे मोशंस एक्सेलरेटेड ग्राफ्स के रिप्रेजेंटेशन है जो यहाँ पे हमने दी है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है वो भी आपको क्लियर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है जो एक्सेलरेटेड मोशन है, उसके लिए मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि भाई अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट भी हो सकती है और ये एक्सेलरेशन कैसी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। तो एक्सेलरेशन के बारे में भी बात करेंगे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगी, जब a की वैल्यू फिक्स्ड होगी, जैसे 5 कह दूं, 7 कह दूं, 9 कह दूं, 10 कह दूं। और वेरिएबल तब है जब एक्सेलरेशन या तो x के ऊपर डिपेंड करती है या एक्सेलरेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। जबकि अगर हम वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितनी है बेटा, 0 है, और जो v वेक्टर है वो क्या है, कांस्टेंट है। एनीवे इसके बारे में बाद में फिर से अभी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। जब हम ये कहते हैं कि बॉडी लगातार अपना पोजीशन चेंज कर रही है, लगातार अपना वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो हम मानते हैं कि अगर उसने एक छोटा इंटरवल एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कवर किया है और उतना ही टाइम में उसने ज़्यादा या कम डिस्टेंस कवर किया है, तो ऑब्वियस है नेक्स्ट वाले सेगमेंट की जो स्पीड है वो पहले वाले से डिफरेंट है। पर हमें पूरे सेगमेंट के लिए या पूरे जो ड्यूरेशन के लिए पूछा जाता है कि आप एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज का क्या मतलब है वो हम समझ लेते हैं। आप मान लीजिए कि बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कवर किया, आपने उसको डिफरेंट x1 टाइम t1 के अंदर कवर किया, x2 टाइम t2 के अंदर कवर किया। तो उन केसेस में आप जो एवरेज स्पीड लिखने वाले हो वो लिखने क्या वाले हो, आप कहने वाले हो कि x1 प्लस x2 प्लस x3, ये आपके पास क्या आ गया, टोटल डिस्टेंस आ गया। और टोटल टाइम कैसे लिखेंगे, t1 प्लस t2 एंड t3। ये क्या है, v एवरेज है। आपको ये तो बहुत आसान है सर कि टोटल डिस्टेंस, जैसे मैं यहाँ कह दूँ कि ये 10 किलोमीटर है, चलिए आप इसको मान लीजिए कि ये 20 किलोमीटर है, और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये 30 किलोमीटर है। यहाँ मैंने मान लिया कि ये 1 आवर है, ये आपके पास 3 आवर्स हैं, और ये आपके पास 2 आवर्स है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप कहोगे सर ये तो सबसे आसान चीज़ है जो हमने आज तक 10th से पहले भी कई बार पढ़ी है। 10 प्लस 20 प्लस 30, टोटल डिस्टेंस आ गया बेटा, टोटल टाइम कितना आ गया, 1 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया भाई, 10 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड आ गई। अब जनरली ये वाला क्वेश्चन आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा, समझ आई बात, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपका सिर्फ और सिर्फ 8th 9th के बच्चों को ही आता है। आपको कि फिर आपने कराया क्यों, क्योंकि ये बेस है आगे वाले डिस्कशन का। तो समझते हैं कैसे। अब आप देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट, इस सेकंड कॉन्सेप्ट में अगर आप देखें तो A से B तक आपको टाइम t1 के अंदर स्पीड दी गई है v1,
यहाँ पे डिस्टेंसेस नहीं गिवन है भाई, पर हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी के लिए कॉन्सेप्ट आएगा वो तो वही आएगा कि टोटल डिस्टेंस भैया वो लिखो टोटल, और इसको डिवाइड कर दो किससे, टोटल टाइम से। आप कहोगे सर यहाँ पे x1 x2 तो x3 तो गिवन ही नहीं है, पर फिर हमें याद आया कि डिस्टेंस की वैल्यू तो हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं v इंटू टी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं v1 t1, इधर v2 t2 और इधर v3 t3, और इसको डिवाइड कर सकते हैं टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 से। आप एक एग्जांपल लिख लीजिए। यहाँ वेलोसिटी मैंने माना कि 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। यहाँ वेलोसिटी है सपोज कीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक बेटा, और यहाँ है 60, और यहाँ टाइम मैंने दे दिया 30 मिनट्स, यहाँ मैंने टाइम दे दिया 1 आवर, और चलिए 30 मिनट्स की बजाय भी हम इसको इजी कर देते हैं। T1 है 1 आवर, T2 है आपके पास 2 आवर्स, और T3 आपके पास 3 आवर्स, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जो वेलोसिटी एवरेज हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या आएगा, 40 इंटू 1। सेकेंड के लिए क्या आ जाएगा बेटा, 20 इंटू 2 प्लस 60 इंटू 3, ठीक। और टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 1 आवर प्लस 2 आवर्स प्लस 3 आवर्स, ठीक है। ये टोटल मिला के इतने घंटे का टाइम लग गया। अब आपके पास 40 प्लस 40 80 और 120 कितना आ गया, 80 और 180, 240/6 आ गया। ये कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये उस टाइप के क्वेश्चंस हैं जहां पे हमें स्पीड्स और टाइम्स सिर्फ गिवन है। आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट सेगमेंट वो है जिसमें हमें स्पीड्स गिवन है और डिस्टेंसेस गिवन है। तो ऐसे केसेस में जब हम एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो हमें टोटल डिस्टेंस x1 x2 x3 ये दिया जाएगा, और अगर मैं टाइम की बात करूं तो फिर टाइम t1 t2 t3। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपको टाइम नहीं गिवन है। अब तो टाइम नहीं गिवन है तो क्या करेंगे हम, x1 प्लस x2 प्लस x3 ये लिखने के बाद आप लिखेंगे x1/v1, फिर बेटा x2/v2, फिर लास्ट में x3/v3। तो यहाँ से आपको ये पूरा का पूरा डिस्कशन क्लियर होता है कि 3 टाइप के इसमें सवाल बनेंगे, और सबसे ज़्यादा सवाल इन दोनों को मिक्स करके बनाए जाते हैं। वो डिस्कस कर लेते हैं कैसे। अब इमेजिन कीजिए कि आपके पास सिर्फ 2 इंटरवल्स का लिए ही आपको सारी बात कही गई है। 2 इंटरवल्स किसकी है, सबसे पहले डिस्टेंस की इंटरवल्स है। हमें कहा गया कि x1 डिस्टेंस v1 स्पीड के साथ कवर होता है और x2 डिस्टेंस v2 स्पीड के साथ कवर होता है, ठीक। तो आप इसमें एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप कहोगे सर x1 प्लस x2 टोटल डिस्टेंस आ गया, पहला टाइम आपने t1 लिखना था जिसकी वजह मैंने x1/v1 लिखा और यहाँ पे x2/v2 लिखा। अब काफ़ी केसेस में ये बात रहती है कि जो ये पॉइंट है B, ये B मिड पॉइंट है। अगर B मिड पॉइंट होगा तो ये बात तो तय है कि x1 और x2 दोनों बराबर हो जाएंगे, और इसको क्या लिखेंगे हम, x0 के बराबर लिखेंगे। अरे भाई ये बात तो सही है, अगर हम इसको x0 के बराबर लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और इसको शार्प कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास v एवरेज है जो वो बन गई कितनी, 2x0, जिसको डिवाइड किया हमने x0 1/v1 प्लस 1/v2। अब देखिए x0 और x0 यहाँ से खत्म हो गए, तो इधर v एवरेज की जो वैल्यू है वो 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2 आ जाएगा, ठीक। बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर, इसमें ना एक और बात कर सकते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास A से B तक जब एक बॉडी जाती है तो उसका पहले आधे डिस्टेंस के लिए उसकी स्पीड 40 है, और अगले आधे डिस्टेंस के लिए उसकी स्पीड कितनी है, 60 है। चलिए 60 मान लेते हैं। ये भी x0 है, ये भी x0 है, क्योंकि ये वाला पॉइंट M है जो ये कौन सा है, मिड है। तो भाई इस केस में जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 40 इंटू 60 एज पर द डिस्कशन अबव, 40 प्लस 60।
भाई अगर इसको देखें तो ये 100 से डिवाइड कर दिया आपने, ये वाला 100, ठीक है, ख़त्म हो गया। तो 2 × 4 × 6 कितना आ गया, ये 48 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन बेटा आपको कई जगह मिलेगा, और ध्यान रखना अगर बॉडी घूम फिर के दोबारा इस जगह पे आ जाए और मैं आपसे पूछूं कि एवरेज स्पीड कितनी है, तो जाने का भी उतना ही डिस्टेंस है भाई, देखो x0, और आने का भी उतना ही डिस्टेंस है x0। जाते हुए स्पीड v1 थी, आते हुए स्पीड v2 थे, तो वही बात होगी कि जितना डिस्टेंस जाने में है उसकी स्पीड v1, x0 की स्पीड v1, x0 की स्पीड v2, तो इसमें भी सेम रिजल्ट हमारा यूज़ हो जाएगा। पर अगर मैं पूछूं आपसे कि v एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो उसका आंसर 0 है। बताइए क्यों? उसका आंसर 0 इसलिए है क्योंकि बॉडी घूम फिर के दोबारा उसी जगह पे आ गई, इसलिए नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है, 0 हो गई है। और नेट डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गई तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर मैं इस डिस्कशन को थोड़ा सा और बढ़ा दूं और मैं कहूं कि नहीं वो तो ठीक है, हमने पर जो बात करनी है वो टाइम्स के बारे में बात करनी है कि पहला टाइम ड्यूरेशन t1 है, दूसरा टाइम ड्यूरेशन t2 है, इस दौरान वेलोसिटी v1 रहती है, इस दौरान वेलोसिटी v2 रहती है। तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी आएगी बेटा वो v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 आएगी। बिल्कुल बढ़िया। तो अगर मैं ये मान लूँ इसमें कि इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं, अगर बेटा इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं तो आप कहोगे कि सर देखो ऐसा है कि इक्वल टाइम इंटरवल्स का मतलब है कि ये वाला टाइम इंटरवल भी t0 है और ये भी t0 है, इसलिए जो इस केस में v एवरेज आ रही है मेरे पास v1 प्लस v2 इंटू t0। पता लगा ना, मैंने इसमें से भी t0 और इसमें भी t0 बाहर कंसिडर कर लिया है। यहाँ पे आ गया 2t0 कैंसिल हो गया भैया, देखो क्या आ गया, v एवरेज की वैल्यू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। बहुत शानदार। तो ये तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। अगर इसी में मैं कहूँ कि आपके पास एक सवाल है, जिस सवाल में आपको कहा गया कि बॉडी ए से लेके बी तक पहुँचती है और ये पूरा का पूरा जो ड्यूरेशन है ये 2 आवर्स के अंदर कवर हो रहा है। यहाँ पे जो v1 है उसकी वैल्यू मैंने कहा 30 है और यहाँ v2 की वैल्यू है 60। तो आपसे मैं एवरेज पूछता हूँ, यहाँ t1 1 आवर है और यहाँ t2 भी 1 आवर के बराबर है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 करके आ जाएगी, जिसका मतलब है 30 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया बेटा, ये 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपने एक चीज़ और देखी कि हम जो ये वाला डिस्कशन करते हैं ये सिर्फ 2 इंटरवल्स के लिए ही किया जाता है, बिल्कुल बेसिक है। अभी मैंने कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाला काम नहीं शुरू किया। इनमें से हालांकि मैं मानता हूँ कि मेडिकल एंट्रेंस में तो कोई क्वेश्चन बन सकता है, पर जेईई मेंस में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, इस दोनों के कॉन्सेप्ट्स को ज्वाइन करके फिर एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है, जैसा कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब पढ़िए इस क्वेश्चन को कि ये क्या है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, आई होप नाउ इट इज़ क्वाइट विजिबल। ठीक, हम यहाँ पे इसको नीचे ले आते हैं। हाँ अब ठीक है। तो ये एक सवाल है, इस सवाल में हमें क्या कहा गया है, चेक करो। सवाल में हमें कहा गया कि कार ने डिस्टेंस कवर करना है 60 किलोमीटर, यानी ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 60 किलोमीटर है। ठीक, ओके, ये इन है, इन हाफ ऑफ द टोटल टाइम, यानी हमें ये भी कहा गया कि ये 60 किलोमीटर कवर किया जाता है इन टाइम इक्वल टू t0। इस टाइम में से आधे टाइम के लिए यानी कि t0/2 के लिए जो स्पीड रहती है वो रहती है कितनी, 80, और यहाँ पे t0/2 के लिए जो स्पीड रहती है वो कितनी रहती है, 40। तो ये तो सीधा ही है भाई कि v एवरेज अगर लिखेंगे तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 होगा। x1 की वैल्यू आप v1 t0 प्लस v2 t0 लिख सकते हो और यहाँ पे
2t0 लिख सकते हो अगर दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। अदरवाइज जैसा मैंने इसमें कहा है v1 इंटू t0/2 प्लस v2 इंटू t0/2, और यहाँ पे आप लिख सकते हो t0/2 प्लस t0/2। तो ये कितना आ गया, ये तो v1 प्लस v2/2 आ गया। तो इस डिस्कशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं कि ये आ गया आपके पास 80 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, तो कहानी कितनी रह जाएगी भैया 60 किलोमीटर पर आवर। हालांकि मैं मानता हूँ कि मेरे साथ साथ ही बहुत से बच्चों ने इसको बहुत ईजीली सॉल्व कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया कि बॉडी इज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये बॉडी है जो ट्रेवल करती है अलोंग द स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन में पहला हाफ है जो, उसके अंदर जो बॉडी की स्पीड है वो v0 है, ठीक है जी। यानी ये डिस्टेंस भी ध्यान रखें कि आधा ही है। ये डिस्टेंस को x0 माना गया है और ये डिस्टेंस को भी x0 माना गया है। पर ये जो BC है इसके लिए एक अलग इंफॉर्मेशन दी गई है। उसने कहा कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम। यानी अगर मैं मान लूँ कि इसमें टोटल टाइम 2t0 लगा है इसमें, तो यहाँ t0 टाइम के लिए जो वेलोसिटी है वो v1 है और बाकी बचे हुए t0 टाइम के लिए वेलोसिटी है जो v2 है। या मैं इसको इक्विवेलेंट बना दूं कि भाई देखो ऐसा है कि बॉडी A से लेके जब B तक गई और फिर B से C तक गई, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी v0 है x0 डिस्टेंस के लिए, यहाँ x0 डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी v' है। तो इस केस के लिए जब एवरेज वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 2v0 v' ओवर v0 प्लस v', जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो इस रिजल्ट को, जो v' का रिजल्ट है, उसको हमें पता है कैसे लिखना है, v1 प्लस v2/2, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल्स के लिए जो एवरेज स्पीड होती है वो v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 ही होती है। तो इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कितना आ गया बेटा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। यहाँ कितना आ गया, v0 प्लस v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो ये हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, 2v0 v1 प्लस v2 ऊपर, और बच्चों इधर 2v0 प्लस v1 प्लस v2। अब ये वो सवाल है जो कई बार आपको एग्जाम्स में मिलेगा। आप ये मान के चलिए कि ये वाला सवाल आपको जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके ऊपर डेफिनेटली कई बार एग्जाम्स में इस फॉर्मूला के ऊपर या इसके ऊपर यही एज इट इज़ फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखें, हमें कहा गया कि बॉडी इज ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। फिर से उसी कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये आखिरी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं उस कॉन्सेप्ट में। हमें कहा गया कि बॉडी ट्रेवल कर रही है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और इसने 1/3 है जो डिस्टेंस का वो इसमें कवर किया। यानी अगर ये x0 है तो ये डिस्टेंस कितना है भैया, 2x0 है। टोटल का 1/3 हो गया पहला पार्ट। इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ। तो हमें कहा गया कि पहले पार्ट के लिए जो वेलोसिटी की बॉडी की वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड दी गई है। रिमेनिंग पार्ट डिस्टेंस का जो कवर होता है वो आधे टाइम के लिए यानी t0 टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी रहती है v1 कितना 2, और t0 टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी रहती है v2 जो क्या है 4 है 6 है। यानी इस पूरे हिस्से के लिए अगर मैं v' लिख लूँ तो ये गलत नहीं होगा बेटा कि v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 से वो 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 लिखा जा सकता है। ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको इक्विवेलेंट बना सकते हो कि बॉडी A से B तक फिर B से C तक गई। यहाँ x0 हिस्से के लिए उसकी वेलोसिटी 4 है, यहाँ x' हिस्से के लिए जो कि 2x0 है उसकी वेलोसिटी v' भी 4 है। तो आप इसको टोटल कितना लिखोगे, x0 प्लस 2x0, यहाँ x0 डिवाइडेड बाई 4 है, यहाँ 2x0 डिवाइडेड बाई 4 है। ठीक हो गया बच्चों। तो ये रिजल्ट कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 3x0 x0 बाई 4 1 प्लस 2। ये इससे कैंसिल हो गया, x0 से कैंसिल हो गया, ऊपर जाके ये क्या बन गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस है
वैसे तो वो यहीं से पता लग गया था हमें कि यहाँ पे स्पीड नहीं बदल रही, तो ऑब्वियस है एवरेज स्पीड सेम टू सेम ही होगी, हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। फिर भी क्योंकि एक स्टूडेंट जब एग्जाम में बैठता है तो उसका दिमाग डिफरेंट ढंग से चलता है, तो वो इसको सॉल्व करके भी देख सकता है। अदरवाइज यहाँ पे भी स्पीड सेम है भैया, यहाँ पे भी स्पीड सेम है, तो क्या ज़रूरत है उसको सॉल्व करने की। पूरे ड्यूरेशन के दौरान एवरेज स्पीड तो सेम ही रही, तो आप सीधा भी आंसर लिख सकते थे कि 4 मीटर पर सेकेंड है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हमने सबसे पहले ख़त्म किया कि एवरेज स्पीड क्या होती है और उसको किस ढंग से हैंडल किया जाता है। इससे पहले कि हम आगे एक्सेलरेटेड मोशन को शुरू करें, एक और कॉन्सेप्ट है जो बोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। बोट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बच्चों क्या डिस्कस किया जाता है, देखिए हमें कहा जाएगा कि बोट का मोशन या तो अलोंग द स्ट्रीम है। अगर ये मोशन अलोंग द स्ट्रीम है, यानी जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रही है। देखिए ये बोट मैंने बना दी और ये बहाव बना दिया पानी का। अगर वी बी और वी आर दोनों सेम हैं तो इसको कहते हैं डाउन द स्ट्रीम, यानी इसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम मोशन। डाउनस्ट्रीम मोशन में जो इफेक्टिव स्पीड आ रही है वो Vb प्लस VR के बराबर है, और जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा इसमें वो कितना रहेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई Vb प्लस VR। अगर यही बोट की डिस्कशन मैं ये कह दूं कि भाई बोट कुछ इस ढंग से मूव कर रही है कि बोट तो इधर को जा रही है Vb, पर रिवर है जो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे कि ये टाइप का जो मोशन होता है उसे अपस्ट्रीम मोशन कहते हैं, कि अगेंस्ट द स्ट्रीम है भाई। ये अगेंस्ट द स्ट्रीम में जो इफेक्टिव स्पीड हम डिस्कस करते हैं वो Vb माइनस VR है, तो इसमें जो टाइम लगाएंगे अपस्ट्रीम मोशन के लिए वो डिस्टेंस d डिवाइडेड बाई Vb माइनस VR। यहाँ मैंने x लिखा है, चलिए मैं इसको भी डी कर देता हूँ कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाई Vb प्लस VR। अब अगर कोई ऐसा पर्सन है जो यहाँ से बोट में बैठा, ठीक, ये बोट बना दी हमने, ये बोट में यहाँ से बैठा, यहाँ से आके वापस आ गया, ये एक झंडा लगा हुआ है जहाँ से उसने वापस मुड़ना है, और वापस मुड़ के वो इधर तक वापस आ जाता है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इसका टोटल टाइम ऑफ द ट्रिप कितना होगा। आप कहोगे टाइम ऑफ द ट्रिप अपवर्ड अपस्ट्रीम मोशन का और डाउनस्ट्रीम मोशन का, दोनों का ही होना चाहिए भाई। रिवर तो फ्लो कर रहा है, डाउनस्ट्रीम मोशन और अपस्ट्रीम मोशन दोनों में ही टाइम लगेगा उसको। तो अपस्ट्रीम मोशन का जो टाइम मैंने लिखा था वो लिखा क्या, d ओवर Vb माइनस VR, और यहाँ पे लिखा d ओवर Vb प्लस VR। तो ये टाइम ऑफ अराउंड ट्रिप का टाइम है, टाइम ऑफ ट्रिप आप इसको मान सकते हो। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि बोट के अंदर पर्सन बैठ गया, और उस दिन रिवर का फ्लो बिल्कुल नहीं था, वो गया इसी झंडे से घूम के वापस आ गया, ठीक। और दूसरे दिन रिवर का फ्लो था और दूसरे दिन का टाइम लगेगा ये वाला। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई बताओ कि दोनों दिन के टाइम में क्या फ़र्क है। मतलब एक दिन कोई रिवर फ्लो नहीं है, पर्सन सीधा गया, झंडे से घूम के वापस आ गया, उस दौरान जो टाइम व्हेन नो रिवर फ्लोज, तो उसका टोटल टाइम जो लगेगा वो लगेगा, देखिए जाने का डिस्टेंस d, आने का डिस्टेंस d, और उसका टाइम कितना लगेगा 2d बाई, जबकि यहाँ पे टाइम लगेगा ये वाला। तो आप देखिए दोनों टाइम्स अलग हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन तूफान आ रहा है या जिस दिन ये रिवर फ्लो कर रहा है उसका जो टाइम है वो ज़्यादा है। ये टाइम ऑफ द ट्रिप जो हमने लिखा है वो ज़्यादा है टाइम टोटल से ऑफ नो रिवर फ्लो वाला केस, रिवर फ्लो।
तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कई बार बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे चलो जी रिवर ने उसको पुश किया उस डायरेक्शन में, आते हुए उसको अपोज कर दिया तो वो कैंसिल हो गया। कैंसिल नहीं हो सकता, दोनों टाइम्स इस ढंग से लिखे जाएंगे। ये टाइम का कॉन्सेप्ट है बेटा, इफेक्टिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको इसी ढंग से हैंडल करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर बेस्ड मेडिकल एंट्रेंस में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम एक्सेलरेटेड मोशन की। आपको कि यार एक्सेलरेटेड मोशन सर ने अभी अभी तो बताना शुरू किया था। यस, मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दी थी। एक्सेलरेटेड मोशन वो मोशन है जिसमें हम मानते हैं कि बॉडी की जो स्पीड है वो चेंज होगी, या बॉडी की डायरेक्शन है जो वो चेंज होगी। अभी फिलहाल अगर मैं सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन की बात करूं तो वन डायमेंशन के अंदर तो मैं यही कहूंगा कि बॉडी की जो स्पीड है वो चेंज होने वाली है। तो स्पीड चेंज होगी तो मोशन कैसा होगा? एक्सेलरेटेड होगा। ठीक, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सी है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो है जिसमें एक्सेलरेशन जब हम लिखते हैं v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1, ऑल्दो ये वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स के तौर पे ही लिखा जाएगा। इन 1D अगर हम देखें तो v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1 से आप एक्सेलरेशन लिख सकते हो। आप इसको ये समझिए कि अगर यहाँ जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है पहले इंटरवल के लिए, जो भी वेलोसिटी का चेंज आया है पहले इंटरवल के लिए, अगर वो सेकेंड इंटरवल के लिए जो वेलोसिटी का चेंज आया है उसके बिल्कुल बराबर है तो एक्सेलरेशन क्या कहूँगा मैं? कांस्टेंट है। अगर डेल्टा v1 ओवर डेल्टा t1 बराबर है डेल्टा v2 बाई डेल्टा t2 के, अगर ये हमेशा बराबर रहता है तो मैं कहता हूँ कि ये कैसा एक्सेलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। बेटा जब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हो ना तो आपको 4 इक्वेशंस बनाने में आएंगी। ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में क्या है? ये फिक्स्ड एक्सेलरेशन है। तो 4 इक्वेशन कौन सी आप पढ़ते हो इसमें, वो भी ज़रा लिख लेता हूँ मैं। पहली इक्वेशन जो आप डिराइव करते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। गौर कीजिए ये जो इक्वेशन है ये वेक्टर इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन आती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो s है वो डिस्टेंस नहीं है बच्चों, वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको याद रहना चाहिए कि ये जो हमने s लिखा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ फिक्स हो जाए ना तो आप जो इसमें एरर एग्जामिनर आपसे कराता है वो एरर्स आप नहीं करोगे और बिल्कुल सही ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। जो थर्ड इक्वेशन आपके पास आती है वो आती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इसमें भी एस डिस्प्लेसमेंट है। और फोर्थ जो एस nth की इक्वेशन आप यूज करते हो वो u प्लस ए बाई टू n माइनस 1, पता है हमें ये डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड है। तो ये जो चारों इक्वेशंस हैं ये तब यूज की जाती हैं जब आपके पास ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कहानी होती है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सी है? जिसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है वो क्या करता है? वो वेरी करता है। वेरी करने का मतलब ये हुआ कि उसकी वैल्यू लगातार बदल रही है। ये वेरिएशन है जो एक्सेलरेशन की, ये टाइम के ऊपर भी हो सकती है, ये वेरिएशन एक्स के ऊपर भी हो सकती है। यानी अगर मैं कहीं पे लिखूं कि ये एक्सेलरेशन को dv बाई dt के साथ लिखना है तो गलत नहीं होगा, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसको मैं v dv बाई dx के साथ लिखूंगा। यानी जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात आती है तो ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट शुरू हो जाते हैं। आपको कि सर एक एग्जांपल दे दो जहाँ से हम पहचान सकें। जैसे बच्चों मैं आपको कहूँ कि a इक्वल टू 6t है, मैं कहूँ a इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t है, a नॉट साइन ऑफ ओमेगा, मैं कहूँ a इज इक्वल टू a नॉट ई रेस्ट पावर t है। तो ये सारे ही केसेस a इक्वल टू k ओवर t प्लस 2 है, a इक्वल टू k रूट 2 है। तो ये जितने भी केसेस हैं वो आपको साफ नज़र आ रहे हैं कि भाई
वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। और इन सब केसेस में आप एक्सेलरेशन को शुरू ही ऐसे करोगे, यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारी वैल्यूज़ को आप पुट करते हुए इसको इंटीग्रेशन साइड पे लेके जाओगे। तो सिंपल सी बात समझ आई कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपको ये वाली 4 इक्वेशंस यूज़ करनी होती हैं, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपको इंटीग्रेशन अप्रोच को लेके चलना है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि एक्सेलरेशन है मेरे पास kx⁻3/2, या मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन, तो इसको कैसे लिखेंगे, v/dv/dx kx⁻3/2, और उसके बाद आप क्या करोगे, इसकी इंटीग्रेशन करोगे ए इधर ले जाने के बाद। चलिए मैं उसको अभी नहीं करा रहा, इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स बाद में करेंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं यहाँ कहूँ कि x² + 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, v/dv/dx को लिखते हुए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x² + 2। तो इस ढंग से ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है जो ये आपको क्लियर होता है। देखिए आप समझते हैं इस बात को, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो सबसे पहला हमारे पास यहाँ क्वेश्चन हमने पिक किया है, देखिए हमने वीटी रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पिक किया है। हमें क्या कहा गया कि हमें एक बॉडी दी गई है जिसकी वेलोसिटी किसी इंस्टेंट के ऊपर, यानी कि ये इंस्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कितनी है, 10 मीटर/सेकेंड है। हमें कहा गया कि इससे 5 सेकंड के बाद, हम यहाँ टाइम की वैल्यू लिखेंगे, इसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर/सेकेंड, और इस टाइम से 3 सेकंड पहले हमसे पूछा गया है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। अगर उस टाइम को मैं 0 मान लूँ तो ये वाला टाइम 3 सेकंड्स हो जाएगा बेटा, और ये वाला टाइम मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 सेकंड्स हो जाएगा। मतलब पहले के लिए आपने शुरुआत ही उस पॉइंट से करनी है जहाँ के बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पता करो। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट के लिए, जो कि पहला हिस्सा है ये वाला और दूसरा हिस्सा है ये वाला, पहले पार्ट के लिए इक्वेशन लिखूं तो v = u + at ही यूज़ करेंगे दोनों पार्ट्स के लिए। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि वेलोसिटीज़ के बारे में बात हो रही है और टाइम के बारे में बात हो रही है। चलिए मैं इसमें पिक कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो कहानी है फर्स्ट केस के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए, वो ये है कि भाई 10 = u + a × 3, ठीक है जी। फिर सेकंड पार्ट के लिए जो कहानी रहती है वो रहती है 20, बल्कि सेकंड पार्ट में यहाँ से शुरू करता हूँ बेटा, पूरा का पूरा। ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ से लेके इन तक है, और जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ से लेके इधर तक है, क्योंकि मुझे दोनों ही केसेस में u की वैल्यू चाहिए। तो u = a × 8। अब आप क्या करो कि ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, इसमें से इस फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो। तो जब माइनस कर देंगे आप, तो यहाँ रह जाएगा ये 5a और यहाँ रह जाएगा 10। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 मीटर/सेकेंड²। बहुत बढ़िया। अब एक्सेलरेशन आ गई, तो आप फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए, 10 = u + a × 3, यानी कि u + 2 × 3, ये आ गया 10। तो u की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4 मीटर/सेकेंड। बहुत बढ़िया। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन बड़ी आसानी से पिक किया। अब इसको दोबारा देखिए, पॉज करके एक बार दोबारा खुद करने की कोशिश कीजिए, तो आपको आइडिया लगेगा कि हम किस ढंग से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक बच्चों, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक कार है, उसकी स्पीड दी गई है, यहाँ स्पीड के स्पेलिंग गलत है, गुस्सा ना करना भाई। ये स्पीड 40 km/h है, और इसको रोक दिया गया है विदिन 2 मीटर्स। अब यूँ समझ लो कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसमें कहा गया कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी है u, और इसको डिस्टेंस x0 के अंदर रोक दिया गया है। बाद में इसी वेलोसिटी को आपने n टाइम्स u कर दिया, जो u डैश है नेक्स्ट टाइम n टाइम्स u है, और आपसे पूछा जाता है कि फाइनल वेलोसिटी यही है 0, तो आपको x डैश पता करने के लिए बोला गया है। तो आप इसमें सीधी सी बात करेंगे कि फाइनल वेलोसिटी तो देखो 0 है, 0² - u² = 2a x0, ठीक बेटा। और यहाँ पे 0² - n² u² = 2a x डैश, ठीक है बच्चों। अब एक्सेलरेशन दोनों ही केसेस में नेगेटिव है, या मैं दोनों को डिवाइड भी कर दूं तो n² की वैल्यू मेरे पास x डैश बाई x0 आ गई। यानी मुझे जो भी इसमें स्पीड दी गई है, नेक्स्ट टाइम आप देखिए इस केस में जैसे स्पीड को डबल किया गया है, पहले स्पीड कितनी थी
पहले स्पीड 40 थी बेटा और बाद में स्पीड कितनी कर दी गई 80, यानी n की वैल्यू 2 हो गई। 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x डैश ओवर x नॉट। तो x डैश की वैल्यू 4x नॉट आ गई है मेरे पास, यानी 4 इंटू x नॉट, जितना भी डिस्टेंस था वो 2 मीटर्स था, तो मैंने इसको लिख दिया और हमारे पास आंसर कितना आ गया इसका 8 मीटर्स आ गया, जो कि ये प्रेजेंटली आंसर है। तो क्लियर हो गया बच्चों को, आगे बढ़े। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर बाद में फिर से आते हैं थोड़ी। ये क्वेश्चन क्योंकि हमारा डीपीपी में डिस्कशन का मुद्दा रहेगा तो वहाँ पे भी ये डिस्कस किया गया है, तो इससे पहले हम ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हाइट रिलेटेड क्वेश्चन से पहले एक काम और करते हैं, इसके कुछ और सवाल करते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चंस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax के ऊपर ही बनेंगे, ठीक है। कैसे बनेंगे, आपको कहा जाएगा कि देखिए ऐसा है कि ये 2 पॉइंट्स हैं A, B और C। ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है कि यहाँ इसकी स्पीड VA है, यहाँ इसकी स्पीड VC है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में बॉडी A से B तक गई है और आपसे VB पूछा गया। तो ऐसा है कि AB के लिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा, BB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर इक्वल टू 2ax नॉट। और हमें कहा जाता है कि ये क्या है, मिड पॉइंट है जो B है। तो मिड पॉइंट होने से दोनों डिस्टेंसेस बराबर हो गए। फिर BC के लिए हमें क्या कहा गया, VC स्क्वायर माइनस VB स्क्वायर इक्वल टू 2ax नॉट। तो भाई साफ साफ सी बात है कि VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर इक्वल टू VC स्क्वायर माइनस VB स्क्वायर है। तो 2VB स्क्वायर है जहाँ पे, वो किसके बराबर आ गया, VA स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। तो VB स्क्वायर की वैल्यू या VB की वैल्यू VA स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बाई 2, ये आ जाता है। ये बड़ी बार क्वेश्चन आएगा, आपको कहा जाएगा कि ट्रेन है वो एक पोल को जब क्रॉस करती है तो उसकी स्पीड VA है। फिर उसके बाद वो उसी पोल को, जो उसका एंड कंपार्टमेंट, पहले इंजन क्रॉस करता है फिर एंड कंपार्टमेंट है जो वो क्रॉस करता है, तो उसकी स्पीड VC है। तो बताइए कि जो मिड कंपार्टमेंट है वो किस स्पीड के साथ उसे क्रॉस करेगा, तो वो यही वाला कॉन्सेप्ट यूज में आएगा। कहीं पे भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आप डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो न्यूमेरिकल बेसिस पे होगा, जिसका आंसर यहाँ पे हमने लिख दिया है, ठीक। अच्छा एक बात और, ज़रूरी नहीं है कि ट्रेन की ही बात हो, वो ये भी कह सकता है कि पर्सन ने भागना शुरू किया, जब वो A पॉइंट को क्रॉस करता है एक जगह पे तो उसकी स्पीड VA है, और जब वो C पॉइंट को क्रॉस करता है तो उसकी स्पीड VC है। मिड पॉइंट को वो किस स्पीड से क्रॉस करेगा, तो उसका ये वाला आंसर है। एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर पिक करता हूँ। आप ये मानिए कि एक मिनट, आप ये मानिए कि एक आपके पास वुडन लॉग है। इस वुडन लॉग को इधर से आके एक बुलेट ने क्रॉस किया। मैंने कहा कि बुलेट रिड्यूस स्पीड बाय 1/20th, यानी बुलेट की अगर यहां स्पीड u है तो जब इसको क्रॉस करके वो यहां आया तो उसकी स्पीड u में से u/20 माइनस हो गई, यानी ये v है हमारे पास, v की वैल्यू मुझे लिखा गया है 19/20 ऑफ u है। तो क्वेश्चन ये है, सवाल जो हमसे पूछा गया है वो ये है कि भाई आप हमें ये बताइए कि कितने लॉग्स ऐसे चाहिए होंगे ताकि बुलेट फाइनली रुक जाए। तो आंसर क्या है उसका कि आपके पास पहला लॉग ये आ गया, आपने इसके बाद एक और लॉग लगा दिया यहाँ पे, फिर आपने एक और लॉग लगा दिया, है ना। ऐसे करते करते आपने n लॉग्स लगा दिए इधर तक। बहुत बढ़िया। तो इधर से जो भी बुलेट इसको आके हिट करेगी उसकी स्पीड तो यहाँ u है, जबकि यहाँ स्पीड कितनी है, 0 है। और इस दौरान जो इसने डिस्टेंस कवर किया है s डैश, वो nx0 के बराबर है, क्योंकि जो पहला बुलेट डिस्टेंस क्रॉस करता है वो x0 है। बच्चे का सवाल हो सकता है कि सर यहाँ तो आंसर आ गया 19/20 ऑफ u, इसका होल स्क्वायर कर दो, माइनस u स्क्वायर कर दो, 2ax0 कर दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a nx0।
अगर मैं दोनों को बेटा, जो आपके पास इक्वेशंस हैं फर्स्ट और ये सेकंड, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ऊपर तो बन गया 361/400 -1, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ रह गया 1/n। तो ये माइनस साइन के साथ है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये रह गया 400 डिवाइडेड बाई, यहाँ से करेंगे तो 39 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 10.2 आ गई। तो हमें इतना पता लग गया कि इसको 10 से ज़्यादा प्लैंक्स चाहिए, तो इसलिए जो नंबर की वैल्यू है, कितने प्लैंक्स चाहिए बेटा टोटल मिला के, 11 प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड सो दैट कि बुलेट इसमें से हिट करता हुआ आगे 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 बढ़ के एक जगह पे जाके स्टॉप हो जाए। दोबारा समझ लीजिए कि एक बुलेट है, उसने आके लॉक को क्रॉस किया, उसकी स्पीड में इतना रिडक्शन हो गया 1/20th, तो ये उसकी फाइनल स्पीड होगी। तो फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल, फाइनल स्पीड स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड स्क्वायर इक्वल टू 2ax वाला रिलेशन हमने यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने कई जो प्लैंक्स हैं उनको लगाया और इस बुलेट को फाइनली यहाँ ले जाके रोक दिया। ठीक है, तो रोकने के ऊपर उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, n प्लैंक्स के बराबर। ठीक, और मैंने nx0 लगा दिया। तो इक्वेशन फिर से वही v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax वाली। ध्यान रखो कि जहाँ पे भी स्पीड्स की रिडक्शन की बात हो रही है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, जैसे मैं कहूँ कि बॉडी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसकी स्पीड इतने टाइम्स रिड्यूस हो गई। जैसे मैं एक क्वेश्चन और पिक कर लेता हूँ यहाँ पे कि जो स्पीड ऑफ बॉडी है वो रिड्यूस कर गई है 1/n आफ्टर मूविंग डिस्टेंस x। आपने x0 डिस्टेंस मूव कराया, उसकी स्पीड मूव कर गई बाई 1/n। What further distance will it travel before it come to rest? अब जो ये सवाल है ना, ये कई बार आता है बेटा, और आपको ये हमेशा याद भी रहना चाहिए। मैंने कहा कि यहाँ पे उसकी स्पीड v0, यहाँ पे उसकी स्पीड u0/n हो गई है, यहाँ u थी और आगे वाला डिस्टेंस उसने क्या कहा, फाइनल स्पीड कितनी हो गई 0, और ये डिस्टेंस उसने बताया है आपको एग्जामिनर ने कि x0 है, और ये वाला डिस्टेंस कितना कहा गया है भाई, ये डिस्टेंस x डैश कहा गया है। तो अगर मैं पहले पार्ट के लिए a, b और c तीन हिस्से हैं मेरे पास, अगर मैं a से b हिस्से के लिए इक्वेशन लगाऊं तो u/n का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax0 बनता है। जबकि अगर मैं अगले ही दूसरे वाले इक्वेशन लगाऊं, ये किसके लिए था बेटा, ए बी के लिए था। अगर मैं बी सी के लिए लगाऊं तो 0 स्क्वायर माइनस u/n का होल स्क्वायर 2a x डैश बनता है। मुझे नहीं पता वो x डैश कितना है, पर वो इतना डिस्टेंस है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया u स्क्वायर कॉमन कंसिडर कर लिया, 1 माइनस n स्क्वायर बाई n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यू स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इक्वल टू x0/x डैश। आप ऐसे लिख सकते हो। तो यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर से कैंसिल हो गया, माइनस को चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, ये n स्क्वायर भी n स्क्वायर से खत्म हो गया, ये x0 x डैश। तो x डैश की जो वैल्यू है वो x0 ओवर n स्क्वायर माइनस 1 है। अब ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखें, क्योंकि आपको जब भी सवाल आएगा तो इसके ऊपर बेस्ड आएगा। नॉन मेडिकल में इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर ऐसा सवाल बन सकता है, और मेडिकल एंट्रेंस में ये कई बार ऐसे कह दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी रिड्यूस हो गई, तो इसकी रिड्यूस हो गई स्पीड कितनी, आधी, और फाइनली ये कितना डिस्टेंस और ट्रेवल करेगी कि बॉडी की स्पीड फाइनली इधर कितनी आ जाए, 0। तो जो आपके पास x डैश है उसकी वैल्यू आप देखो x0, ये n की वैल्यू कितनी आ रही है 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 x0/3। तो हमारा आंसर यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो इस टाइप के सवाल हमें बिल्कुल तंग ना करें, तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ वो आपको याद रखनी है। एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ, जितनी भी प्रॉब्लम्स मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर
चेजिंग की आएंगी, जिसमें एक बॉडी पीछे होती है और एक बॉडी आगे होती है, उन सभी प्रॉब्लम्स में आप या तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि हम अभी आज का फर्स्ट लेक्चर है हमारा काइनेमेटिक्स का, इसमें रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें पीछे से एक बॉडी ने चेस करके आगे वाली बॉडी को पकड़ लेना है, तो उन सभी क्वेश्चंस में हमने S = ut + ½ at² यूज़ करना है। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। आप मान लीजिए कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी पीछे है यहाँ पे, ये B बॉडी हम रखेंगे इसका नाम, और ये वाली बॉडी हमारे पास आगे है जो हमने एज ए जीप या ट्रक के तौर पे शुरू की है, ये A। तो आप कहते हो कि ये वाली जो बॉडी है B और A, ये दोनों चलना शुरू हुई, ये टाइम = 0 के ऊपर चली, ये डेल्टा t टाइम बाद में चली। ठीक, क्लियर हो गया कि एक बॉडी पहले चली है और एक थोड़ी देर के बाद चली है, और ये बॉडी यहाँ जब पहुँच जाती हैं दोनों, तो चेस करते हुए बी बॉडी ने ए बॉडी के बिल्कुल पैरेलल अपने आप को पोजीशन कर लिया है। इस बॉडी की जो स्पीड है वो ua है, इस बॉडी की एक्सेलरेशन a है, एक्सेलरेशन ऑफ a, इसकी स्पीड ub है और इसकी एक्सेलरेशन ऑफ b है। तो बढ़िया कि यहाँ से जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो x0 कवर किया, जबकि इस बॉडी ने जो गैप के साथ डिस्टेंस कवर किया वो कवर किया है। तो a की जो मैं इक्वेशन बच्चों यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ कि x0 की वैल्यू ua × t + ½ एक्सेलरेशन ऑफ a × t² आएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ टाइम 0 के ऊपर ही बॉडी ने चलना शुरू किया। पर जो b बॉडी इसके पीछे खड़ी हुई थी उसने डिस्टेंस d + x0 कवर किया। आप देखिए उसकी जो ओरिजिनल सेगमेंट है वहाँ से जो डिस्टेंस वो कवर करती है वो d + x0 का डिस्टेंस कवर करती है। इस डिस्टेंस के अंदर इसकी जो स्पीड इनिशियल रहती है वो ub है, ठीक, ub × t, और प्लस इसमें हम लिख सकते हैं ½ अच्छा एक बात और, यहाँ जो टाइम है क्या वो सेम टू सेम है, अलग है? भाई यहाँ पे जो टाइम है ना वो सेम नहीं है, क्योंकि ये बाद में चली थी तो इसको कम टाइम मिला है उस ड्यूरेशन को कवर करने के लिए। तो +½ एक्सेलरेशन ऑफ b t - डेल्टा t का होल स्क्वायर। तो इस ढंग से आपको इक्वेशंस बनानी है और उनको कवर अप करते हुए चलना है। इसके डीपीपी में हम कई सवाल इसके करेंगे कवर अप, ठीक है, कुछ सवाल आपने खुद अपने एंड से करने हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं इसमें पिक कर लेता हूँ। जैसे मुझे कहा गया कि एक बस स्टॉप है, ये बस स्टॉप के ऊपर एक पर्सन है यहाँ पे खड़ा हुआ और वो इसकी तरफ एकदम से टाइम 0 के ऊपर रन करना शुरू करता है विद स्पीड u, ठीक है। जो बस है वो यहाँ पे इधर है और ये बस भी जस्ट स्टार्ट हुई है, t = 0 के ऊपर ये जस्ट स्टार्ट हुई है विद एक्सेलरेशन a, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। अब आपने ये सिचुएशन अपनी लाइफ में कई बार एक्सपीरियंस की होगी कि आप बस स्टॉप पे जाने वाले थे, बस वहाँ पे पहले से मौजूद थी और आपको पता था कि अब मेरी बस मिस होने वाली है, तो आपने एकदम से भागना शुरू किया और भागते हुए आपने बस को एक स्थिति आई ये वाली जहाँ पे आके आपने उसको कैच कर लिया। अब मान लीजिए कि आपने बस को यहाँ जाके पकड़ लिया ऐसे, ठीक है, ये आपने इसको बस को जाके पकड़ लिया है, ये बस है, राइट। तो बस ने बेटा इस दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया, x0, जबकि मैन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, d + x0, ठीक। तो हम एक कंडीशन इसमें डिराइव करते हैं पहले, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो हमें कब पूछा जाता है कि फाइंड करो उस कंडीशन को दैट पर्सन कैच बस, पर्सन ने बस को पकड़ना है और उस पोजीशन को हमें इसको बताना है कि ये कैच कर लेगा इस पोजीशन को। देखते हैं कैसे।
तो अगर मैं कहूँ कि फॉर बस कौन सी इक्वेशन बनती है, x नॉट इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ AT²। मैन के लिए क्या इक्वेशन बनेगी बेटा, देखो वो बनेगी d प्लस एक्स नॉट यू मैन इंटू टी प्लस 0। तो अगर हम देखें तो यहाँ से पता लग जाता है कि x नॉट की वैल्यू हाफ AT² है भैया, और यहाँ से पता लगता है कि d प्लस एक्स नॉट की वैल्यू ut है। तो क्यों ना मैं इस x नॉट को यहाँ पे पुट कर दूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d प्लस एक्स नॉट यानी कि d प्लस हाफ AT² किसके बराबर है, ut के बराबर है। तो बेटा इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, t² माइनस 2u बाई a इंटू टी प्लस 2d बाई a, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, माइनस ऑफ माइनस 2u बाई a, पता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² यानी 4u² बाई a² माइनस 4 2d बाई a इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो ये तो हमें पता लग गया कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या है भाई, 4u² बाई a², ये ज़्यादा होना चाहिए किससे, 4 इंटू 2d बाई a। तो ये कैंसिल हो गया आपस में a के, ये 4 इससे कैंसिल हो गया। तो u की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए बेटा किससे, 2ad। तो ये वो कंडीशन है जिसे आप देखते ही पहचान सकते हो कि पर्सन बस को पकड़ेगा या नहीं पकड़ पाएगा। अगर पर्सन की ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, जैसा कि मैं एक एग्जांपल के साथ यहाँ पे बताना चाहूँगा। एग्जांपल नंबर 1 ये है कि ये वही कहानी कि ये मैन इधर को भागा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये देखिए बस स्टॉप, यहाँ पे बस खड़ी हुई थी और इस बस ने आगे को चलना शुरू किया, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये डिस्टेंस था मेरे पास 5 मीटर का। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये पर्सन कैच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मैं इसमें u जो नेसेसरी कंडीशन है उसको फाइंड आउट कर लेता हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 5 कितना आ गया, u ज़्यादा होनी चाहिए किससे, अंडर रूट ऑफ 20 से। ऑब्वियस है यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है और वो ज़्यादा है किससे, अंडर रूट ऑफ 20 से। देयरफॉर जो पर्सन है बच्चों वो कैच कर लेगा बस को। इस केस में तो साफ साफ है कि पर्सन बस को कैच कर लेगा। कई बार ये कंडीशन नहीं पूछी जाती, आपसे टाइम पूछा जाता है और उस केस में आपसे इसी केस में पूछा गया कि फाइंड करो टाइम व्हेन मैन कैच बस। तो आपको फिर वही इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी कि भाई देखो मैन ने जो डिस्टेंस कवर करना है, मैन की स्पीड तो u है, ठीक, और ये आ गया आपके पास बस के लिए कहानी। इसकी एक्सेलरेशन a है, इसने डिस्टेंस कवर किया x नॉट और इसने डिस्टेंस कवर किया d प्लस एक्स नॉट। तो क्या लिखेंगे, x नॉट की वैल्यू हाफ AT² जैसा कि पहले लिख रहे थे और d प्लस एक्स की वैल्यू u इंटू टी। मैं कह सकता हूँ d प्लस हाफ AT² इज इक्वल टू ut। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, d की वैल्यू 5 है, ये आपके पास a की वैल्यू 2 है, t का स्क्वायर लिखा गया है, u की वैल्यू भी 5 है इंटू t की वैल्यू। तो देखिए कैसे इक्वेशन बनी, t² माइनस 5t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया। तो इस इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कीजिए आप एंड गेट वैल्यू ऑफ t। आप इसको सॉल्व करके जो टाइम की वैल्यू है वो आसानी से पता कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपको इसको समझते हुए ज़्यादा डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आप यहाँ तक हमने क्या किया, अभी तक मोशन के बारे में बात कर लिया, अभी ग्राफ्स के बारे में कोई बात नहीं की। गौर करो जो ग्राफ्स हैं, स्लोप्स हैं,
एरियाज अंडर द ग्राफ हैं या डिफरेंट जो VT ग्राफ है, AT ग्राफ है या डिफरेंट टाइप के जो ग्राफ्स आते हैं उनमें क्या क्या डिस्कशन होता है वो मैंने अभी कुछ नहीं कराया। अभी जस्ट मैं मोशन को एक बार में ख़त्म कर रहा हूँ, एक बार में उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बात आती है हमारे पास हाइट रिलेटेड केसेस की। बच्चों को इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक बॉडी इसको नीचे से ऊपर को फेंका गया, एक बॉडी को हाइट से नीचे को फेंका गया, एक हाइट से ड्रॉप किया गया और एक हाइट से बॉडी को ऊपर को फेंका गया और फाइनल पोजीशन उसकी नीचे ही है। चलिए यहां से ड्रॉप करेंगे तो यहां पे स्पीड कितनी आ जाएगी, u आ जाएगी और फाइनल पोजीशन उसकी क्या है, नीचे ही है। मैंने हर जगह पे जो फाइनल पोजीशन है बच्चों वो लगा दी है। आप गौर कीजिए, आपको इसी टाइप के जो सवाल हैं वही तंग करते हैं और उन्हीं सवालों के ऊपर ही आपका सारा का सारा डिस्कशन चलता है। तो इधर जो बॉडी चाहे यहाँ तक पहुँची हो चाहे ऊपर तक जाके वापस आ गई हो, तो दोनों ही केसेस में जो आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे वो ऊपर को है, h ऊपर को पॉजिटिव है, g नीचे को नेगेटिव है, u ऊपर को पॉजिटिव है। तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा डिस्कशन में कि आप इक्वेशंस कैसे लिख पाओगे, v = u - gt। तो जब बॉडी यहाँ पहुँचती है तो हम इसको कौन सा पॉइंट कहते हैं, टॉप। तो एट टॉप जो टाइम लगता है वो लगता है टाइम ऑफ असेंट। तो आप इसको 0 = u - g × टाइम ऑफ असेंट कह के टाइम ऑफ असेंट की वैल्यू निकाल सकते हो u/g। पहले केस में जब बॉडी ऊपर तक जाती है तो v² - u² = 2 - g × h लगता है। तो एट टॉप जो h की वैल्यू है उसको हम h मैक्सिमम कह सकते हैं और ये आ जाएगा 0² - u² = -2g h मैक्सिमम। तो h मैक्सिमम की वैल्यू u² / 2g आ गया। ठीक, डन हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद अगर मुझे इस पोजीशन के लिए पता करना है चाहे मुझे इस पोजीशन के लिए पता करना है, आप इसके लिए टाइम t1 मान लीजिए, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसका टाइम t2 मान लीजिए। तो उस केस में h मैं फिर से पॉजिटिव ही रख रहा हूँ, ut -12 gt²। अब गौर कीजिए ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक की 2 वैल्यूज हैं, t1 t2 फॉर सेम h। तो ये यहाँ से हमें पता लग जाता है। अब अगर मैं इस बॉडी को नीचे को फेंकूं तो आपके पास u भी डाउनवर्ड्स आ गया, g भी डाउनवर्ड्स आ गया और h भी डाउनवर्ड्स है। तो इस केस में v की वैल्यू u + gt हो जाता है, h = ut + ½ gt² हो जाता है और इस केस में v² - u² = 2gh हो जाता है। तो जब हम सेकंड केस की बात करते हैं तो इस ढंग से हमारे पास तीनों इक्वेशंस मिलती हैं। अगर यही केस ड्रॉपिंग का हो तो फाइनल वेलोसिटी gt के बराबर रह जाती है, h की वैल्यू 0 + ½ gt² आ जाता है और v² - 0² = 2gh आ जाता है। अब इसमें कहानी यहाँ नहीं शुरू होती, कहानी यहाँ शुरू होती है कि व्हेन बॉडी स्ट्राइक ग्राउंड, तो आपने मान लिया कि बॉडी ने भैया ग्राउंड को हिट कर दिया है। अगर बॉडी ग्राउंड को हिट कर देगी बेटा तो उसकी जो h है वो क्या आ जाएगा, कैपिटल H आ जाएगा और ये क्या लिखेंगे हम, ½ gt²। और इस केसेस में जनरली आपको टाइम की वैल्यू पता करनी होती है 2h/g के साथ और दूसरी आपको पता करनी होती है वेलोसिटी, जिसको आप लिख सकते हैं √2gh। यानी जब बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो वो इस टाइम के ऊपर आके स्ट्राइक करेगी और ये जो सेकंड है ये लास्ट सेकंड है। तो हाइट जो फॉल करेगी लास्ट सेकंड के अंदर वो 0 + g/2 2t - 1।
तो आपको ध्यान रखना है कि इन सारी बातों को आपने साथ में लेके चलना है और क्वेश्चन आपको इसके ऊपर ही बेस्ड ज़्यादातर केसेस में आएगा। अगली बात करते हैं कि बॉडी को आपने ऊपर को फेंका। अब इनिशियल टू फाइनल नीचे को हम H पॉजिटिव मान रहे हैं, G भी नीचे को पॉजिटिव, और U ऊपर को होने की वजह से क्या है, माइनस है। तो V की वैल्यू जो कि मुझे नहीं पता कि ऊपर या नीचे कहाँ पे हम देख रहे हैं, उसके लिए -U + GT लगेगा। फिर आपके पास आता है H क्योंकि नीचे को आपने कंसिडर किया है तो पॉजिटिव है, -UT + ½ GT²। इसी ढंग से बेटा V² - U² = -2 G भी नीचे को है और H भी नीचे को है, ठीक। तो ये वो सारी इक्वेशंस हैं जो मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस की हैं। डिस्कस ना भी करता पर रिसेंटली मुझसे कुछ बच्चों को क्लास में ये भी पता नहीं लग रहा था कि ये इक्वेशंस लगाते कैसे हैं, खासकर मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को। तो मैंने इसलिए जस्ट इसको एक रिवीजन दी है। नॉन मेडिकल वाले इस हिस्से को स्किप कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमें छोटे छोटे बड़े क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम अभी पिक करना शुरू करते हैं। चलिए, देखिए पहला क्या है कि एक बॉल फॉल फ्रॉम हाइट h। हमें कहा गया कि एक बॉल है जिसको हमने फर्स्ट बॉल, हम इसको मेंशन कर देते हैं फर्स्ट बॉल, ये कितनी हाइट से गिरती है, h हाइट से गिरती है। मुझे नहीं पता ये हाइट क्या है, मैं h लिख लेता हूँ इसको। एक दूसरी बॉल इससे 20 मीटर नीचे से गिरती है, यानी ये जो डिस्टेंस है ये h - 20 है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, ये 20 है। दोनों की दोनों बॉल्स सेम टाइम के ऊपर ग्राउंड को स्ट्राइक करती हैं। इस बॉल को गिरने में अगर t टाइम लगा है तो इस बॉल को गिरने में t - 1 सेकेंड्स लगे हैं। तो अगर मैं फर्स्ट बॉल की इक्वेशन बनाता हूं तो ड्रॉप करने की बात ही हो रही है, बॉल ½ G t² है। अगर दूसरे बॉल की इक्वेशन बनाता हूं तो h - 20 = ½ G t - 1 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें हाइट h - 20 है और उसको गिरने में यहाँ से हमने रिलीज किया है दूसरी बॉल को भी, वो भी फ्रीली फॉल की है, और पहले वाली बॉल भी फ्रीली फॉल की है। दोनों बॉल्स ने सेम टाइम पे ग्राउंड को स्ट्राइक लग गया है, तो इसका मतलब इसको अगर t टाइम लगा है तो इसको t - 1 टाइम लगा है। तो मैं यहाँ पे बेटा ½ GT² लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। -20 लिख दूँ मैं यहाँ पे, ये ½ G t² - 2t + 2 सॉरी +1। अब क्या करें, ये ½ GT² इससे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा, -20 = G/2 1 - 2t। अगर हम देखें तो ये भाई आप इसको G/2 2t - 1 कर दीजिए और यहाँ पे 20 लिख दीजिए। ये ओवरऑल सारा कट के कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा बेटा। तो t की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5/2 आ गया। अब h की वैल्यू अगर मैं देखूं तो वो ½ G t² के बराबर था, ½ ऑफ ये आ गया 5, ये 125/4 आ गया, जिसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 31.25 मीटर्स। तो हमारे पास कौन सा आंसर सही है बेटा, सी आंसर सही है, ठीक है। तो जितना हमने अभी तक किया है उसको लेके आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो, और जितना पोर्शन हमने अभी तक कर लिया है उसको आप स्टडी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके बच्चों, ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे हमें हाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि एग्जाम्स में आते हैं, उनको एक बार फाइनलाइज कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया गया, ठीक है, एक बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया गया और एक बॉडी को यहाँ से ऊपर को फेंका गया।
ये u वेलोसिटी है और ये क्या किया है, ड्रॉप है, तो ये धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हो जाएगी और ये धीरे धीरे करके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि मीटिंग पॉइंट क्या है, मीटिंग टाइम एंड पॉइंट, ये दोनों चीज़ें पूछी जाएंगी। आपसे ये हाइट बता दी गई होगी आपको, तो आप मान लीजिए कि अगर बॉडी ऊपर वाली है जो वो x डिस्टेंस नीचे गिरी है तो उसके लिए तो इक्वेशन सीधी सी है हाफ g_t², है ना। और ये बॉडी अगर ऊपर को जा रही है तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, h - x ut माइनस हाफ g_t²। तो बेटा अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, ऐड कर दो, ऐड करते ही आपको पता लग गया h = ut है। जैसे मैं कह दूं h 100 मीटर्स है, ठीक है, और ये जो u है ये 40 मीटर पर सेकेंड है, तो आप लिख सकते हो कि 100 = 40 × t। ठीक बेटा, तो ये टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे टाइम की वैल्यू आ गई आपके पास 5/2 सेकेंड्स। तो आप यहाँ से x कैलकुलेट कर सकते हो। x कैसे कैलकुलेट होगा, हाफ g × 5 का होल स्क्वायर, तो यानी कितना आ गया, रुको 5/2 का होल स्क्वायर 125 ये कट के 5 आ जाएगा, 125/2 का होल स्क्वायर किया है तो आपने ये 4 आ जाएगा, यानी ये नीचे से 31.25 ऊपर से 31.25 मीटर पे है। तो h - x की अगर वैल्यू पूछी जाए तो वो कितनी आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी 68.75 मीटर्स। तो इस ढंग से आपको सवाल बन सकते हैं। एक और सवाल आपको कराता हूँ जो ज़्यादातर आता है कि वन बॉडी इज ड्रॉप्ड and in last second it covers half of height of tower। तो बॉडी यहाँ टॉवर से फेंकी गई है, तो ड्रॉप किया गया है इस बॉडी को, और ये गिरते गिरते अगर इसको गिरने में टोटल टाइम लगा है t, ठीक है, तो ये आधा जो हाइट है वो लास्ट सेकंड में कवर करेगी। तो मेरे कहने का मतलब है हाइट जो लास्ट सेकंड में कवर होती है वो g/2 2t - 1 होती है, और h की वैल्यू अगर हम देखें तो वो क्या हो सकती है, हाफ g_t² g/2 2t - 1। तो अब g/2 खत्म हो गया यहाँ से, t² - 2t + 1 = 0। आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं 40, ये आ जाएगा 2 + √2 सेकेंड्स, जो आपके पास 3.41 सेकंड्स के बराबर आएगा। तो ये वो टाइम है जिसके अंदर बॉडी ने ग्राउंड को हिट कर दिया होगा। इतने टाइम के बाद बॉडी ग्राउंड को हिट करती है। तो एक और क्वेश्चन देता हूँ कि बॉडी ने कवर किया है सेम डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड as done in first 3 seconds। बॉडी ने लास्ट सेकंड में उतना ही डिस्टेंस कवर किया जो फर्स्ट 3 सेकंड्स में बॉडी ने कवर किया है। तो लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने बेटा, हाफ g 2t - 1, और फर्स्ट 3 सेकंड्स में कितना कवर किया, 3 का होल स्क्वायर। देखिए g/2 खत्म हो गया यहाँ पे, तो 2t - 1 इसके बराबर आ गया 9, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेकेंड्स। अगर आपको ये हाइट पता करनी है तो आप हाइट पता कर सकते हो, हाफ g 5 का होल स्क्वायर, यानी कितनी 125 मीटर से बॉडी को ड्रॉप किया गया होगा। तो इस टाइप के सवाल हैं जो ये आपको हमेशा तंग करते रहेंगे एग्जाम्स में। आपको फटाफट अगर आपने पहले से कर रखे हैं तो आपको आंसर्स याद रहेंगे, आंसर्स भी याद रहेंगे और आपको कॉन्सेप्ट्स भी उसके पता होंगे कि किसको कैसे करने। एक और जो पॉइंट है, ड्रॉपिंग बॉडीज के लिए टैप रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ड्रॉप बॉडीज के लिए h की वैल्यू हमेशा हाफ g_t² लिखते हैं हम। तो h है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, t² के। यानी अगर बॉडी ने पहले टाइम इंटरवल के अंदर x डिस्टेंस कवर किया है, तो ये t टाइम इंटरवल के अंदर किया है, तो 2t टाइम इंटरवल के अंदर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 4x, और 3 टाइम इंटरवल के अंदर उसने कितना कवर किया होगा, 9x,
और अगर मैं कह दूं कि 4t टाइम इंटरवल के अंदर उसने कितना कवर किया होगा 16x, तो रेशियो है जो ऑफ हाइट मूव्ड इन t, 2t, 3t इस टाइम के अंदर इज 1:4:9:16, जबकि इन रिस्पेक्टिव सेकंड्स मतलब तो हाइट की रेशियो 1:3:5:7 एंड सो ऑन आती है, यानी रिस्पेक्टिव सेकंड्स के अंदर बॉडी ने इतनी इतनी हाइट कवर की है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी में मैं आपको एक टैप का रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ। आपको मैं कहता हूँ कि देखिए ऐसा है कि ये टैप सिचुएटेड है ग्राउंड से कितने डिस्टेंस के ऊपर, h = 16 मीटर्स लगा लीजिए, और हमारे पास कई ड्रॉप्स गिर रहे हैं। ये हमें कहा गया कि 5th ड्रॉप ग्राउंड को स्ट्राइक करता है जब रास्ते में 4, 3, 2 और ये 1 जस्ट उसको लीव करने वाला है। या यूँ कहा जाए कि इसको उल्टा, क्योंकि हमेशा डिस्कस ही ऑपोजिट ढंग से किया जाता है कि फर्स्ट ड्रॉप ने ग्राउंड को स्ट्राइक कर दिया व्हेन 5th ड्रॉप वाज अबाउट टू लीव। तो ये आ गया आपके पास 4th ड्रॉप, ये आ गया आपके पास 3rd ड्रॉप, ये आ गया 2nd ड्रॉप। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है बच्चों इन दोनों के बीच में x, यहाँ कितना है देखिए 4x, यहाँ कितना है 9x और यहाँ कितना है 16x। तो 16x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 16 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1 मीटर। बहुत बढ़िया। तो ये 1 मीटर के अंदर आपको सभी ड्रॉप्स की पोजीशन मिल गई। ये आ गया 1 मीटर के ऊपर है, ये कितने के ऊपर है 4 मीटर के ऊपर है, ये कितने के ऊपर है 9 मीटर के ऊपर है, और ये कितने के ऊपर है 16 मीटर का पूरा डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो ड्रॉप कैसे गिरते हैं, किस किस टाइम से गिरते हैं, इसके ऊपर डेफिनेटली आपको सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इसके लिए मेंटली रेडी रहना चाहिए। टैप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत से एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं। 2 टैप्स हर पोजीशनिंग ऑफ द ड्रॉप्स के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है जिसमें यही फॉर्मूला हमें बार बार यूज करने में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि पार्टिकल को रिलीज किया गया है रस से फ्रॉम टॉप ऑफ ए टॉवर जिसकी हाइट 3h है। चलिए मान लेते हैं कि ये 3h है, ये h हो गया, ये भी h हो गया, ये टोटल मिला के कितना आ गया 3h। उसने कहा कि रेशियो ऑफ द टाइम पता करो इक्वल हाइट्स को गिरने में, यानी इसको गिरने में अगर टाइम t1 लगा है और यहाँ से यहाँ तक गिरने में टाइम t2 लगा है और यहाँ से यहाँ तक गिरने में टाइम t3 लगा है, तो आपको इन टाइम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने कहा देखो जी यहाँ तक गिरने में तो उसको h हाइट को हम लिख लेंगे ½ g t² t1²। तो t1 की वैल्यू आ गई मेरे पास √2h/g। और अगर मैं इस हाइट की बात करूँ, ये सेकंड वाली, वो आपके पास आती है टोटल टाइम शुरू से लेके यहाँ तक आने में जो लगा है वो लगा है t'। यहाँ से इधर तक आने में टाइम लगा है t' और यहाँ से इधर तक आने में टाइम लगा है t'। तो मैं ऐसे इसको लिख लेता हूँ। तो t' में से माइनस कर दो t1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा t2 आ जाएगा। t' टाइम कितना है, t' टाइम है 2h/g, जिसमें h की वैल्यू हमें कितनी लिखी गई है 2 × 2h/g, माइनस उसमें से करना है क्या बेटा 2h/g, ये आ गया आपके पास t2। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन अप करके लिख दें तो ये 2h/g √√2 - 1। तो यहीं से आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो डी आने वाला है। फिर भी हम लास्ट तक उसको कवर अप करते हैं कि t" में से माइनस कर दो t', ये आपके पास t3 की वैल्यू है। t" कितना है 2 × 3h/g, माइनस कर दो उसमें से 2 × 2h/g, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा √2h/g, इसमें यहाँ पे √3 - √2। तो अगर आपको टाइम्स की रेशियो पता करनी है अब, जिसमें आप t1:t2:t3 कह रहे हैं, तो आपको साफ नज़र आता है कि वो ये वाला आंसर आपका आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नया क्वेश्चन और देखिए, बैलून है जो वो ऊपर को जा रहा है, बैलून ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब ये बैलून हो गया आपके पास। ठीक है, इसमें से एक बॉडी को मोस्ट प्रोबेबली शायद छोड़ा जाएगा।
और बॉडी की जो स्पीड है वो वही होगी जो बैलून की स्पीड है, अगर इवन उसको ड्रॉप भी किया गया है तो ये कुछ ऐसे करके नीचे को गिर जाएगी। तो ये कुछ सिमिलर केस हो गया जिसमें हम मानते हैं कि बॉडी एक हाइट से ऊपर को थ्रो की गई है। चलिए ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। आपसे यही पूछा गया है कि ये हाइट जो कि 160 मीटर्स दी गई है क्वेश्चन में, देखिए बलून इज गोइंग अपवर्ड विद वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, और उसको रिलीज करता है वो एक पैकेट जो हाइट 160 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड है, और हमें पता करना है ये टाइम कितना लगेगा। तो मैं सीधी सी बात है इसमें वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा -ut + ½ g t स्क्वायर के साथ। h की वैल्यू कितनी लिखें भैया, 160 लिख सकते हैं, -20 × t + ½ 10 × t का होल स्क्वायर, ये कितना रह गया 5 रह गया। तो 5 से भी अगर हम सारा का सारा ये रिजल्ट काट दें तो ये 4t रह जाएगा, ये आपके पास t स्क्वायर रह जाएगा, ये 32 रह जाएगा, ठीक। तो t स्क्वायर -4t -32 = 0, ठीक है जी। t की वैल्यू पता कर लेते हैं, -4 ± b स्क्वायर यानी 16 -4 × 1 × 32 डिवाइडेड बाई 2 × 1। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 4 ± √ कितना बना, देखो ये बना 128, 128 + 16 ये कितना आ गया 144 बाई 2 × 1, तो ये कितना आ गया 4 ± √ सॉरी ये 4 ± 12 बाई 2, ये कितना आ गया 16/2 यानी कितना आ गया 8 सेकेंड्स आ गया। तो अब देखिए हमने कितने क्वेश्चंस किए इसमें, जो हम फटाफट करते जा रहे हैं। इतने अगर हम अभी अगर आप शुरू से देखोगे तो मैंने कम से कम 40-50 क्वेश्चंस आपको क्लास में ही डिस्कस कर लिए हैं 1.5 घंटे के अंदर, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करें, ठीक। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। हमें क्या कहा गया कि बॉल को वर्टिकली ड्रॉप किया गया हाइट d से, यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया गया, ये d हाइट है, ठीक है। ये हाइट स्ट्राइक करने के बाद बॉल यहाँ चली जाती है, जो डिस्टेंस क्या है d/2। जब बॉल इधर को हिट करती है बेटा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है √2gh नॉट। तो v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है h0 के, ठीक है। h0 जिसको हमने क्या लिखा है d, v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d के। और यहाँ से भी जब बॉल को ऊपर को फेंका जाता है तो v डैश की वैल्यू √2gh डैश है। तो v डैश स्क्वायर है जो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है h डैश के। तो अगर हम देखें तो दोनों जो ग्राफ्स हैं वो पैराबोलिक हैं, क्वाड्रेटिक हैं। तो इसमें से ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, सबसे पहले तो ये क्रॉस कर दो। अब ये दोनों तीनों ही पैराबोलिक नज़र आ रहे हैं, पर हमें पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी आप नेगेटिव लिखोगे और यहाँ वाली वेलोसिटी को आप पॉजिटिव लिख सकते हो। तो ऑब्वियस है ग्राफ सिर्फ आपको ए नज़र आ रहा है जो सही है। तो हम देख लेते हैं कैसे। आपने बॉडी को h हाइट से ड्रॉप किया, जब शुरुआत में आपने ड्रॉप किया तो उसको ड्रॉप करने की वजह से उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी 0। जब उसने स्ट्राइक किया तो उसने इस स्पीड के साथ स्ट्राइक किया जो इसकी वैल्यू √2gh0 के बराबर है। अब यहाँ तक आते आते बॉडी की स्पीड इतनी हो गई। फिर ग्राउंड से जब उसने स्ट्राइक किया और वापस ऊपर जाने लगी तो उसकी ऑलरेडी स्पीड थी पर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, और उसने ये जो डिस्टेंस कवर किया ये d/2 कवर किया, और जबकि ये वाला डिस्टेंस उसने जो कवर किया ये d डिस्टेंस कवर किया। इसीलिए इस वेलोसिटी को आप √2gd0 लिख सकते हो, जबकि ये वाली जो वेलोसिटी है वो √2gd0/2 लिख सकते हो। तो ये आपके पास ग्राफ कौन सा सही हुआ भैया, ए। एनीवे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप देखते ही बता सकते हो कि इनमें से कोई ग्राफ नहीं है, यही एक ग्राफ है। ये IIT में बहुत साल पहले क्वेश्चन आया था, पर वैसे ये वाले क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं JEE मेंस में और नीट के एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और, क्या कहा गया है कि एक बॉल फॉल करती है 6 सेकंड्स के लिए अंडर ग्रेविटी, ठीक है जी। वो पास करती है कार्डबोर्ड में से सच दैट उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है टू 1/3। ये डिस्टेंस 6 सेकंड्स का है और यहाँ क्या रखा गया है,
एक कार्डबोर्ड रखा गया है, उसकी वेलोसिटी जिससे भी उसने स्ट्राइक किया, अगर उसने v0 वेलोसिटी से स्ट्राइक किया तो कार्डबोर्ड पे यहाँ वेलोसिटी क्या रह गई है, v0/3 रह गई है। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या था, ड्रॉप का केस था। यहाँ से इधर तक जो ड्यूरेशन लगी है t1 वो 6 सेकेंड्स है, जबकि यहाँ से इधर तक की जो ड्यूरेशन है ये कितनी है, मेरे ख्याल से 2 सेकेंड्स दी गई है। तो हमसे पूछा गया कि हाइट ऑफ द कार्डबोर्ड अबव द ग्राउंड क्या है, यानी ये h डैश की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है, एक ये वाला क्वेश्चन आपने एज एन एक्सरसाइज ट्राई करना है, ठीक है, और एक आपने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। ये मैंने हिंट्स देके छोड़ रहा हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन थ्रोन वर्टिकली, अगर उसकी वेलोसिटी रिड्यूस कर जाती है, यहाँ से आपने u वेलोसिटी से बॉडी को फेंका और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी वेलोसिटी u/2 हो गई है, ठीक है, और ये कितनी देर के अंदर हुई है, t = 1.5 सेकेंड्स के अंदर। अब आपने क्या कहा है कि ये बॉडी यहाँ तक जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तब तक कितनी देर के अंदर पहुँचेगी। पहले तो आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद फिर आपने क्या कैलकुलेट करना है, उसका डिस्टेंस h मैक्सिमम आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये 2 सवाल हैं बच्चों आपके पास जो एज एन एक्सरसाइज में आपको छोड़ रहा हूँ। तो ये आपको DPP में भी मिलेंगे, सॉल्यूशंस के साथ आप देख सकते हो। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 के ऊपर चलेंगे। अब लेक्चर नंबर 1 में हमने हाइट्स तक कवर किया है, अब लेक्चर नंबर 2 में हमारा क्या क्या सेगमेंट कवर होगा वो सुन लो। एक, ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड जितने भी हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ के ऊपर बेस्ड जितने क्वेश्चंस आते हैं, कांस्टेंट रिलेशंस के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सेकंड लेक्चर के अंदर कवर अप होंगे। इसके बाद और रिलेटिव वेलोसिटी हम कोशिश करेंगे कि सेकंड लेक्चर में इंट्रोड्यूस हो जाए, और फिर थर्ड लेक्चर के अंदर जो काइनेमेटिक्स का लास्ट एंड फाइनल लेक्चर होगा उसके अंदर वेक्टर्स और जो रेन रिलेटेड और रिवर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जो रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर अप करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप सो। अगर इसमें कोई भी आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं समझ आई हैं या कोई डाउट है तो लेक्चर को दोबारा देखने के बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हो और मेरे से बात कर सकते हो कि सर ये चीज़ें हमें DPP के थ्रू भी पता नहीं लगी, तो उसके लिए आप डाउट क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए और ध्यान रखिए कि ये जो क्रैश कोर्स सीरीज़ है इसमें आपकी तरफ से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हमने तो अपनी तरफ से जो मेहनत करनी है वो तो कर ही रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों।